प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर निया, सोनाली और रागिनी तीनों प्रिंसिपल सर के सामने खड़ी हुई थी। मिस्टर आनंद ने उन सभी को एक-एक कर देखते हुए कहा, वहाँ पर क्या हो रहा था? जिस पर सोनाली ने जल्दी से अपने बचाव में कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने पहले मुझे थप्पड़ मारा और साथ ही गाली भी दी, जिसकी वजह से मेरे से भी रहा नहीं गया। यह सुनकर रागिनी और निया गुस्से से सोनाली की तरफ देख रहे थे और फिर रागिनी ने गुस्से के साथ कहा, नहीं सर, यह झूठ बोल रही है। सबसे पहले गाली इसी ने दी थी, वह भी सभी को। साथ ही सबसे पहले थप्पड़ भी इसी ने मारा था, ना कि निया ने। यह सुनकर सोनाली ने जल्दी से अपने बचाव में कहा, नहीं सर, यह झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर प्रिंसिपल सर ने सोनाली को डांटते हुए कहा, सोनाली, मैं पहले से ही वीडियो फुटेज सब चेक कर चुका हूँ। साथ ही कैंटीन वालों ने भी कहा कि सबसे पहले इसमें तुम्हारी ही गलती थी, इसलिए अपनी गलती को किसी पर थोपना बंद करो और उस गलती को एक्सेप्ट करो। और उसमें सबसे पहले और फिर उन्होंने नेहा को रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। तुम दोनों यहाँ कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसलिए तुम दोनों भी इस चीज़ की पूरी जिम्मेदार हो। जिस पर रागिनी ने जल्दी से कहा, लेकिन सर, हमारी कोई गलती नहीं है। जिस पर आनंद जी ने उसे रोकते हुए कहा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसलिए तुम तीनों को पनिशमेंट दी जाएगी। यह सुनकर सोनाली के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वहीं निया ने परेशानी के साथ कहा, लेकिन सर। जिस पर आनंद जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसी पर निया भी चुप हो गई। वहीं आनंद जी ने उन्हें देखते हुए कहा, आज क्लास के बाद कैंटीन की सफाई तुम तीनों ही करोगी। यह सुनकर सोनाली ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ। नहीं, मैंने कभी अपने घर में काम नहीं किया, यहाँ क्यों करूँगी? जिस पर रागिनी भी निया की तरफ अपना मायूसी चेहरे को लेकर देख रही थी। वहीं आनंद जी ने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा, यह तो आपको वो सब करने से पहले सोचना चाहिए था, तब क्यों नहीं सोचा? इसलिए अब कोई भी बहस नहीं, जल्दी से अपनी अपनी क्लास में जाओ। जिस पर सोनाली ने गुस्से से निया की तरफ देखते हुए कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, इन दोनों की गलती है सर, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। जिस पर आनंद जी ने उसे देखते हुए कहा, सोनाली, तुम गलती को एक्सेप्ट करती हो या तुम्हारी फैमिली को कॉल करूँ? जिस पर सोनाली ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, सर, वह जानती थी अगर फैमिली तक बात पहुंची तो वो भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि फिर आनंद जी उसे इस कॉलेज से भी निकाल देंगे, क्योंकि आनंद जी ऐसे ही थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। वो नहीं देखते थे कि कौन कितना अमीर है, बल्कि जिसे भी जहाँ के रूल या रेगुलेशन से प्रॉब्लम होती थी, उसे वो यहाँ से जाने का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन सोनाली यहाँ पर राज की वजह से आई थी और वह यहाँ से नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने गुस्से से अपने पैर को ठपकाते हुए बोला, ओके फाइन, और फिर वह गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद निया और रागिनी ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और वह भी वहाँ से चली गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही रागिनी ने गुस्से से कहा, हद है यार, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी यह सज़ा क्यों? सही में, और यह सोनाली की बच्ची, सही में इस हरामजादी को मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जिस पर निया ने उसके कंधे को पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, रागिनी, शांत हो जा, फालतू में गुस्सा करना बंद कर, तू इसका नतीजा देख चुकी है, इसलिए अब चुप हो जा। जिस पर रागिनी कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर विशाल ने टपकते हुए कहा, लेकिन रागिनी इस बार सही बोल रही थी, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। जिस पर रागिनी ने भी गुस्से से कहा, और नहीं तो क्या, उसकी हिम्मत तो देखो सही, इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बोलूं? जिस पर विशाल ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, अरे गुस्से की देवी, अभी तो शांत हो जा, बाद में हम दोनों साथ में प्लान बनाएंगे। जिस पर निया ने उन्हें घूरते हुए कहा, हेलो, वो भी मेरे बिना, तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो? जिस पर विशाल और रागिनी उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। जिस पर निया ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, ओए हेलो, मुझे कैसे छोड़ सकते हो तुम दोनों? रुको, मैं बताती हूँ तुम दोनों को। जिस पर वह दोनों जल्दी से भागने लगे। जिस पर निया भी उनकी तरफ भागी। वह भाग ही रही थी कि तभी निया एकदम से किसी से टकराई, जिससे वह
गिरने वाली थी कि राज ने जल्दी से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। और जब निया ने देखा कि वह किससे टकराई है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और फिर उसे याद आया यह सब जो भी हुआ था शुरू तो राज पर से ही हुआ था, लेकिन उसकी आंखें इतनी प्यारी और गहरी थी कि वह राज की नज़रों से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रही थी। वहीं राज बस उसे देखे जा रहा था, लेकिन फिर वह जल्दी से अपने सेंस में आई, फिर ऑकवर्ड होते हुए कहा सॉरी, और फिर वह जल्दी से वहाँ से भाग गई। वहीं राज बस उसे भागते हुए देख रहा था। तभी उसकी नज़र नीचे गई तो उसकी एक पायल वहीं नीचे गिरी हुई थी। यह देखकर राज ने जल्दी से उठाई और आवाज़ लगानी चाहिए। तब तक निया वहाँ से जा चुकी थी, जिसकी वजह से वह उसकी पायल की तरफ देखने लगा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर वह भी क्लास की तरफ बढ़ गया तो टीचर आने ही वाले थे। वहीं उसे राज को क्लास में देख सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगे। वहीं सोनाली राज को देखकर मुंह बनाते हुए देख रही थी, लेकिन राज ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी नज़रों को क्लास में हर तरफ दौड़ाया और फिर उसकी नज़रें निया पर रुक गई, जो कि रागिनी से बात कर रही थी, तो वह उसकी तरफ ही बढ़ गया। वहीं राज को उसकी तरफ बढ़ते हुए देख सभी देख रहे थे। साथ ही रागिनी की नज़रें भी राज पर पड़ी, जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर रागिनी ने जल्दी से निया की तरफ इशारा किया। उसकी वजह से निया ने ना समझी मैं आगे तरफ देखा तो उसकी नज़रें भी राज पर पड़ी, जो कि उसे ही देखे जा रहा था और उसके पास आ रहा था। वहीं जब यह सोनाली ने देखा तो उसकी आंखें जैसे गुस्से से लाल हो गई, साथ ही वह जेलसी से जैसे जल भुक गई और वह गुस्से से निया की तरफ देखने लगी। वहीं राज को आते देख निया हैरान और परेशान दोनों हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि राज उसकी तरफ क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से उसने रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा यार ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है, जिस पर रागिनी ने कहा हमारी तरफ नहीं तेरी तरफ। फिर उसने काफ़ी फिल्मी अंदाज में कहा कहीं नाचीज का दिल हमारी प्यारी सी हुस्न की मलिका पर तो नहीं आ गया ना। और फिर उसने खुश होते हुए कहा अगर आ गया ना तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर सोनाली की बच्ची का काम तमाम। जिस पर निया ने उसे मारते हुए कहा अबे कमीनी क्या बोल रही है, मरना है क्या तुझे। जिस पर रागिनी ने अपने हाथ को सहलाते हुए कहा तो मेरे से क्या पूछ रही है, उसी से पूछ लियो। जिस पर निया ने उसे आंखें दिखाई और उसके दिमाग में चलने लगा कि कहीं वो अभी जो टकराई थी उसकी वजह से तो नहीं आ रहा है ना, लेकिन उसके लिए उसने सॉरी बोल दिया था, फिर क्या है। जिससे जैसे ही राज वहाँ पर आया उसने जल्दी से उसके कुछ बोलने से पहले ही कहा आई एम सॉरी, वो मैं गलती से टकराई थी, माफ़ी मांग चुकी हूँ, अब क्या हो गया। वहीं वह इसके आगे कुछ और बोलती उससे पहले राज ने अपने हाथ में पकड़ी हुई पायल को उसकी टेबल पर रख दिया और एक नज़र निया की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से अपनी सीट की तरफ चला गया। वहीं निया जो जैसे उसे देखती ही रह गई और फिर उसकी नज़र अपनी पायल पर पड़ी तो उसने अपने पैर में देखा जहाँ एक पायल नहीं थी। यह देखकर वह समझ गई कि वह अभी जो टकराई थी उसी की वजह से गिरी होगी, जिसकी वजह से उसने अपना सिर पीट लिया। तभी टीचर भी क्लास में आ गए, जिससे निया ने जल्दी से उस पायल को रख लिया और फिर राज की तरफ देखते हुए उसे लिपसिंग में थैंक यू कहा, जिस पर राज ने अपनी नज़रों को फेर लिया। यह देखकर निया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपने मन में कहा हद है, इतना एटीट्यूड किस बात का है। लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वह पढ़ाई में लग गई। सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद वह दोनों कैंटीन की तरफ चली गई, जहाँ पर सोनाली अपनी चमचियों के साथ पहली बार सफाई कर रही थी, जिससे अगर कोई भी देखता तो हंसे बिना नहीं रह पाता। लेकिन उन्हें आते देख सोनाली घुटकर उन्हें देखने लगी, जिस पर निया और रागिनी हंसते हुए अपने काम में लग गए। काम के ख़त्म होने के बाद सोनाली खुद को देखने लगी। उसके कपड़े और मेकअप पूरा ख़राब हो गया था, जिसे देखकर निया और रागिनी को हंसी आ रही थी। जिसे देखकर सोनाली ने गुस्से से तमतमाते हुए उन दोनों को देखते हुए कहा तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना तुमने किससे पंगा लिया है, जस्ट वेट एंड वॉच। इस पर रागिनी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से कहा हाँ हाँ देख लेंगे।
क्या कर लेगी, चल अभी निकल तू, समझी। जिस पर सोनाली गुस्से का घूंट पीकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद निया और रागिनी सोनाली की हालत सोचकर हंसने लगे और फिर वह दोनों भी बातें करते हुए वहाँ से घर के लिए निकल गए। रश्मि पूर्वांशी। निया जब अपने घर पहुंची तो वह एकदम से परेशान हो गई। उसने अपनी स्कूटी को पार्किंग एरिया में लगाते हुए कहा, ओ गॉड, आज कॉलेज में इतना सब हुआ और अब घर में माँ भी, आज सही में क्या होगा मेरा, पता नहीं अब मुझे क्या क्या सुनाएंगी। सुबह में कुछ खाकर भी नहीं गई थी सही में, और मैं अभी इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना, मैं कुछ सुनने की हालत में तो बिल्कुल नहीं हूँ। गॉड यार प्लीज़ बचा लेना। लेकिन फिर उसने खुद को कूल डाउन करते हुए कहा, क्या सुनाएंगी, लेट हो रही थी तो क्या करूं, और वैसे भी थकी हुई हूँ, कुछ नहीं सुनना मुझे। जिस पर वह अपने आप को ऐसे ही सांत्वना देते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। जब वह अंदर हॉल में पहुंची तो मीरा जी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, और जैसे ही निया ने यह देखा वैसे ही उसका तो खुशी से ठिकाना नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर अपने मन में कहा, क्या बात है, आज तो मैं बच गई, थैंक यू गॉड। और यह सोचते हुए वह उन सभी के पास गई और अपना हाथ जोड़कर सभी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, नमस्ते आंटी, नमस्ते। जिस पर सभी ने मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिलाकर नमस्ते कहा। लेकिन वहीं जब निया की नज़र अपनी माँ मीरा जी पर पड़ी तो वह उन्हें काफ़ी घूर कर देख रही थी। यह देखकर निया ने जल्दी से अपनी नज़रों को मीरा जी पर से हटा लिया और फिर सभी की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग बातें करिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जिस पर सभी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन एक लेडी ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है निया, आज ट्रेडिशनल ड्रेस, लेकिन कुछ भी कहो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जिस पर निया ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू आंटी, और फिर वह वहाँ से सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं उसके जाने के बाद उसी लेडी ने मीरा जी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो निया सच में काफ़ी बड़ी हो गई है और कॉलेज में भी आ गई है, तो क्या अब तुम उसकी शादी की नहीं सोच रही हो क्या। उनकी कही हुई बात को सुनकर मीरा जी उनकी तरफ देखने लगी। यह तो लेडी थी, उनका नाम कामिनी भारद्वाज था, जो कि बस हर किसी पर तंज कसना, ताने देना और चुगली करना ही जानती थी, और उसकी यह आदत सभी को पता थी, जिसकी वजह से मीरा जी ने उसकी बात का जवाब मुस्कुराकर देते हुए कहा, नहीं, हमने अभी तक उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा और ना ही वह अभी शादी करना चाहती है, और जब तक वह पूरी पढ़ाई नहीं कर लेती तब तक तो कुछ नहीं करना। यह सुनकर कामिनी भारद्वाज ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे मीरा, तू नहीं जानती आजकल के बच्चों को। आज के ज़माने में अगर तू उसकी शादी की नहीं सोचेगी ना तो वह खुद ही किसी को चुनकर उससे शादी कर लेते हैं। माँ बाप की तो जैसे सुनते ही नहीं है, और तुम तो जानती ही हो कौन आजकल पढ़ रहा है, सब लोग कॉलेज में बस लव सब करने के लिए ही जाते हैं। जिस पर मीरा जी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आपका बेटा भी कॉलेज ही पढ़ता है तो शायद वो भी लव करने ही गया होगा, और मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वह पढ़ने के लिए ही जाती है। और रही बात लव मैरिज की, तो मुझे इसमें भी कोई इतराज़ नहीं है। अगर वह किसी लड़के से सच्चा प्यार करने लगती है और वह उसके लिए सही है तो मैं उसकी लव मैरिज कराने की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर इसमें बुराई ही क्या है। बाकी आप अपने बेटे की देखिए, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। यह सुनकर वहाँ पर बैठी हुई लेडीज़ हंसने लगी, क्योंकि मीरा जी ने काफ़ी करारा जवाब दिया था, जिसकी वजह से कामिनी जी के चेहरे पर गुस्से को साफ देखा जा सकता था। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है मीरा, मेरा बेटा यह सब नहीं करने जाता, और मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला है कि तुझे बस निया की फ़िक्र है, कहीं वह गलत लड़के में ना फंस जाए। जिस पर मीरा जी हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरी बेटी भी ऐसी नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में भी कुछ भी बोलना बंद करिए, और जब हमारा मन होगा तब हम उसकी शादी खुद ही कर देंगे या उसकी पसंद ही करा देंगे। आपको उनकी इतनी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस अपने बेटे पर ध्यान दीजिए। मीरा जी पहले से ही काफ़ी खुले विचारों वाली और काफ़ी डेयरिंग किस्म की औरत थी, और वो सही गलत को काफ़ी अच्छी तरीके से जानती थी। साथ ही किसी की बात को कैसे करारा जवाब देना है यह भी वह भले ही निया पर गुस्सा करती थी, लेकिन उसे कहीं ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बारे में उन्हें कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं था।
वही उनकी कही हुई बातें सुनकर कामिनी जी को तो जैसे मिर्ची लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, अरे भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। यहाँ मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ और आप हम पर ही। जिस पर मीरा जी ने शांति के साथ कहा, हमने तो आपसे नहीं कहा ना कि आप अपनी राय दीजिए, और अगर आपको हमारी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। इसलिए मैं अपनी निया के खिलाफ़ कुछ भी नहीं सुनूंगी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था, लेकिन उनकी कही हुई बातें सुनकर तो कामिनी जी का जैसे खून ही खौल गया था, और उनके आसपास पर बैठी हुई लेडीज़ जो कि उसे ही देखकर हंस रही थी, यह देखकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वह बिना कुछ कहे गुस्से से अपने पैर को पटकते हुए वहाँ से चली गई। उनके वहाँ से जाते ही सभी लेडीज़ एकदम से हंसने लगी, और उनमें से एक ने हंसते हुए मीरा जी की तरफ देखकर कहा, वाह मीरा, तूने तो सच में काफ़ी करारा जवाब दिया है। आज के बाद किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। जिस पर मीरा जी बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, और फिर वह सभी लोग आपस में और भी ज़्यादा बातें करने लगी। वहीं ऊपर सीलिंग को पकड़कर खड़ी हुई निया वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वह सब कुछ देख रही थी। साथ ही उसने सब कुछ सुना भी था कि वह उसके बारे में क्या क्या बोल रही थी, जिसकी वजह से वह मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उन्हें देखते हुए ही अपने मन में कहा, आई लव यू माँ, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट मदर, आई रियली लव यू सो मच मॉम। और फिर वह वहीं से फ्लाइंग किस देते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई, और वहाँ पर पहुँचकर वह बेड पर धड़ाम से गिरी और फिर ऊपर देखते हुए बोली, सही में बहुत थक गई। और फिर उसकी ऐसी ही आँख लग गई और वह वहीं सो गई। वहीं दूसरी तरफ सिंह मैंशन के अंदर राज भी अपने रूम में डिम लाइट में अपने बेड पर अपनी आंखें खुले हुए ऊपर छत को एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे और आंखें जैसे खुली हुई थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी बेजान नज़र आ रहा था। उसके इस वक्त सिर्फ अपने पैंट को पहन रखा था और टी शर्ट वहीं बगल में ज़मीन पर पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी अपर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर काफ़ी चोट के रेड कलर के निशान थे और वह काफ़ी गहरे नज़र आ रहे थे। उन्हें देखकर समझ आ रहा था जैसे उसे किसी कोड़े से लगातार मारा गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और घावों पर खून को साफ देखा जा सकता था, जो कि जैसे थोड़ी देर पहले ही यह सब उसके साथ हुआ हो। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी दर्द का नामो निशान नहीं था, जिससे पता चलता है जैसे कि अब वह कि जैसे दर्द को महसूस करना ही छोड़ दिया है। आंखें वैसे ही बेजान सी, जिनमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल खाली थी, जिसमें ना ही दर्द, ना ही जज्बात, ना ही कोई इमोशन, ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही कुछ, जैसे उसे इन सब की आदत थी। रश्मि पूर्वांशी। कुछ घंटे बाद राज अपनी कार को अवॉइड करके ऑटो से अपने घर सिंह मैंशन पहुंचा। सिंह मैंशन काफ़ी पोस्ट इलाके में बना हुआ था। साथ ही ऑटो वाला भी वहां पर उसे छोड़कर हैरान था। वहीं राज तो बस अपने में ही खोया हुआ था। अपने घर की तरफ बढ़ गया। सिंह मैंशन देखने में काफ़ी आलीशान मैंशन था। वहाँ का इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत था। वहीं राज अपने सिर को नीचे किए हुए, उसने जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखा वैसे ही लावण्या जी ने उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, राज, तुम्हें तुम्हारे पिता स्टडी रूम में बुला रहे हैं। उनकी कही हुई बात को सुनकर राज के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए और फिर उसने अपने चेहरे को उठाकर लावण्या की तरफ देखा। उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर राज समझ गया कि क्या होने वाला है। ज़रूर सुबह जो उसने बदतमीज़ी उसने लावण्या के साथ की थी वह उन्होंने ही डैड को बता दिया होगा, जिससे वह अच्छे से समझ गया था कि उसके पिता क्यों बुला रहे हैं। इसकी वजह से उसने एक नज़र देखने के बाद वह स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर मयंक जी अपने स्टडी टेबल पर काफ़ी सीरियस होकर बैठे हुए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। राज ने स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर डोर को हल्के से नॉक किया, जिस पर अंदर बैठे मयंक जी ने रौबदार आवाज़ में कहा, अंदर आ जाओ। जिस पर राज बिना एक्सप्रेशन के साथ अंदर रूम में पहुंच गया
और आगे बढ़कर अपने सिर को नीचे किए हुए मयंक जी के टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहीं मयंक जी उसे बस एकटक देखे जा रहे थे। फिर उन्होंने उसे घूरते हुए अपनी रोबदार आवाज़ में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी करने की? मैंने कहा था ना, नरमी से पेश आए करो, वह तुम्हारी कितना ख्याल रखती है। फिर भी तुम। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं राज बस वैसे ही सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह बस किसी पत्थर की मूर्ति बनकर वैसे ही खड़ा रहा। उसे इस तरीके से बस खड़े हुए देखकर और कुछ ना बोलते हुए देखकर मयंक जी को एकदम से गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से के साथ कहा, अब तुम कुछ भी ना बोलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या हासिल कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी राज ने कुछ भी नहीं कहा। उसे कुछ भी ना बोलते हुए देखकर मयंक जी का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह अपनी चेयर से खड़े हुए और वहीं टेबल्स के बगल में रखे हुए कोड़ा उठाया और कुछ भी ना सोचते हुए राज पर एकाएक कोड़े बरसाने लगे। वह इतनी बेरहमी के साथ कोड़े बरसा रहे थे कि अगर कोई उन्हें देख लेता तो उसकी रूह कांप जाती। लेकिन एक राज था जिस पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था, जो बस ऐसे ही खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मयंक जी का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और वह ज़्यादा तेज मारने लगे थे। लेकिन राज ने फिर भी कोई उफ तक नहीं किया, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता था कि उसके बोलने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, जिसकी वजह से ही उसने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकाला था। क्योंकि हर बार यही होता था, हर बार उसकी माँ उसके पिता को कंप्लेंट कर देती थी और उसके पिता बिना कुछ सोचे समझे, सच्चाई को जाने बिना ही उसे इसी तरीके से पीटना शुरू कर देते थे। वह बचपन से उसे ऐसे ही पीटते आ रहे थे जब से उसकी माँ इस दुनिया से गई थी, जिसकी वजह से उसने फिर कुछ भी बोलना या शिकायत करना ही छोड़ दिया। वह हमेशा उसे इसी तरीके से मारते और वह बस मार को खाता ही रहता था। मयंक जी इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि जैसे उनका बेटा नहीं कोई नौकर है। उसे इस तरीके से पिटते हुए देखकर तो कोई भी सदमे में चला जाता, लेकिन राज पर कोई भी असर नहीं कर रहा था। वह बस अपनी मुट्ठियों को बंद किए हुए उसको खाते जा रहा था। जब लगातार मारने की वजह से मयंक जी हार गए तो उन्होंने कोड़ों को वहीं पर ज़मीन पर फेंक दिया। उनके माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन राज को उसी तरीके से खड़ा हुआ देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने गुस्से के साथ कहा, अगर इस बार तुम्हारी एक भी कंप्लेंट आई ना, तो उसका असर अब तुम पर नहीं तुम्हारे भाई पर होगा। इसलिए ध्यान रहे कि अब से कोई भी गलती ना करो, वरना उसका असर तुमसे भी बुरा होगा। राज शुरुआत से कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही उसके भाई का जिक्र हुआ वैसे ही उसने एक्सप्रेशन बदल गए और उसने अपनी लाल आंखों से अपने पिता की तरफ देखा। यह सच में उसके पिता ही थे ना, या कोई हैवान? अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कौन करता है? लेकिन वह बस लगातार उन्हें देखते ही जा रहा था, कुछ कहा नहीं। उसे देखते हुए देखकर मयंक जी ने चिल्लाकर कहा, मुझे घूरने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए यहाँ से अब निकल जाओ। मयंक जी राज की कमज़ोरी को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। एक उसका भाई ही था जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जिस पर राज थोड़ी देर बाद अपनी जगह से खड़ा हुआ तो जैसे उसके पैर डगमगा गए, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और फिर वहाँ से धीरे धीरे से बाहर की तरफ जाने लगा। वहीं उसके जाते ही मयंक जी सिगरेट को जलाकर उसके कश खींचने लगे और खिड़की से के बाहर देखने लगे। उनके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। वह सच में एक पत्थर दिल इंसान थे, जिस पर राज को इतना मारने पर थोड़ी सी भी चेहरे पर शिकन नहीं थे। अब होगी भी कैसे? वह उनके पिता ही नहीं थे। राज उनका बेटा नहीं था। उनकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था, जिसका नतीजा ही राज था, और वह यही कारण था वह राज के साथ इस तरीके का बिहेव करते थे। लेकिन उनकी बात से साफ दिखाई देता था कि उन्हें अपने बच्चों से कोई भी प्यार नहीं था। राज का भाई अभय, वह तो उनका ही खून था, फिर उसके साथ ऐसा बिहेव करने की धमकी इस बात का सबूत थी। वहीं जैसे ही राज अपने रूम में बाहर निकला तो बाहर लावण्या जी खड़ी होकर उसी की तरफ देखे जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। लेकिन राज ने उसकी मुस्कुराहट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ से अपने रूम की तरफ चला गया
और फिर रूम के डोर को लॉक करके अपनी टी-शर्ट को निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया और जाकर बेड पर गिर गया। प्रेजेंट टाइम राज बेड पर लेटा हुआ यही सब कुछ सोच रहा था कि वह इन सब से कैसे निकले। उसका मन तो करता था कि वह अपनी जान ले ले, लेकिन वह जानता था उसके अलावा उसके भाई का और कोई भी नहीं है, और अगर वह यहाँ से चला गया तो उसके भाई का क्या होगा, जिसकी वजह से ही वह ना चाहते हुए भी यह सब कुछ सह रहा था। शाम का वक्त अभी जल्दी से भागता कुछ हुआ निया के रूम में आया, और उसने जब निया को सोते हुए देखा तो उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, पता नहीं दीदी कितनी ज़्यादा सोती हैं, सच में मेरे ख़ानदान की नहीं बल्कि कुंभकर्ण ख़ानदान से लगती हैं। जिसकी वजह से वह जल्दी से निया के पास गया और उसके कान पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, दीदी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से निया जल्दी से हड़बड़ा कर खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी कि कौन है, जिस पर अभी ज़ोर से हंसने लगा। वहीं जैसे ही निया ने अभी को देखा वह समझ गई और वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अभी के बच्चे तू रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद को ख़राब करने की। जिस पर अभी ने वहाँ से रूम से भागते हुए कहा, जल्दी से नीचे आ जाइए दीदी, माँ आपको डिनर के लिए बुला रही हैं। यह सुनकर जब निया ने घड़ी की तरफ देखा तो रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड पर से खड़ी हुई और फिर उसे भी एहसास हुआ कि उसे भूख लग रही है। इसकी वजह से उसने जल्दी से अपना मुंह धोया और अपने रात के कपड़ों को पहना और नीचे की तरफ बढ़ गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी माँ नहीं आई थी। इसकी वजह से वह किचन की तरफ बढ़ गई और जब उसके दिमाग में दोपहर की हुई सारी बातें आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह किचन में पहुंची तो मीरा जी जल्दी जल्दी से डिनर की तैयारी कर रही थी, जिसकी वजह से वह पीछे से जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोली, आई लव यू मॉम। उसे अचानक से गले लगाने के कारण मीरा जी एक पल के लिए चौंक गई थी, लेकिन फिर उसकी आवाज़ को सुनकर उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ है, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है अपनी माँ पर। जिस पर निया ने वैसे ही उसे गले लगाए हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप पर प्यार आ रहा है। जिस पर मीरा जी खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ मुझे, फिर मुझे काम है। और आज कॉलेज में क्या हुआ था, इतनी थक कैसे गई थी, पढ़ने गई थी या फिर पहाड़ तोड़ने। जिस पर निया ने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता मैं थकी हुई थी। जिस पर मीरा जी ने उसे घूरते हुए कहा, माँ हूँ तेरी, समझी, देखते ही पहचान जाती हूँ। चल बता, कहीं मस्ती करने तो नहीं गई थी ना तू। जिस पर निया ने जल्दी से कहा, अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉलेज में ही थी, बस आज ना पनिशमेंट दी गई थी। जिस पर तो मीरा जी एकदम से रुक गई और उसे घूरते हुए देखने लगी और पूछा, क्या कहा तूने, तू सही में कॉलेज के पहले दिन ही ऐसा क्या कांड कर दिया जो यह सब तेरा क्या होगा। मैं कितना समझाती हूँ लेकिन नहीं, मेरी सुनता ही कौन है, बता क्या हुआ था। जिस पर निया ने जल्दी से उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे माँ पहले सुन तो लो, हुआ क्या था। और फिर उसने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था। यह सब सुनकर मीरा जी ने कहा, सही किया तूने, क्या ज़रूरत थी झांसी की रानी बनने की, फिर तो यह होगा ही ना। जिस पर निया मुंह बनाते हुए देखने लगी। जिस पर मीरा जी ने कहा, मुझे देखना बंद कर और खाना लेकर चल। जिस पर निया उन्हें लेकर वहाँ से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई तो वहाँ पर निया को देखकर अभिषेक जी ने पूछा, निया आज कॉलेज का पहला दिन कैसा गया। जिस पर निया ने मायूसी से बैठते हुए कहा, बहुत बेकार डैड। और उसने उन्हें भी सब बताया तो अभिषेक जी ने कहा, यह गलत है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर पीछे से मीरा जी ने आते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी बेटी को कुछ मत बोलना, उसने क्या किया, बस उन्हीं को गलत बताना। जिस पर निया अपना रोना सा चेहरा बनाकर अभिषेक जी की तरफ देखने लगी। वहीं अभी और मोना हंसते हुए उन दोनों को देख रहे थे। वहीं अभिषेक जी मीरा जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन फिर भी वह गलत। इसके आगे वो और कुछ बोलते इससे पहले ही मीरा जी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए, आप ही तो इसे अपने सिर पर चढ़ाते हैं तभी यह ऐसे काम करती है। खबरदार जो उसकी साइड ली, समझे आप। और
अब चुपचाप से डिनर को करो। जिस पर अभिषेक जी चुप हो गए। वहीं निया अपना मुंह बनाते हुए खाना लेकर खाने लगी और खाना खाने के बाद सभी लोग गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम में चले गए।